नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपिंदर सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे क्या हिंडनबर्ग रिसर्च इन भारतीय कंपनियों को निशाना बनाएगा। हिंडनबर्ग रिसर्च एक ऐसी फर्म है जो शॉर्ट सेलिंग करती है, मतलब वो कंपनीज के गिरते हुए शेयरों से पैसा कमाते हैं। हाल ही में उन्होंने आदनी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए थे। यह वीडियो किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं है, बल्कि पब्लिक इंफॉर्मेशन के आधार पर बनाई गई है। हम उन फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे जो हिंडनबर्ग रिसर्च को किसी कंपनी को टारगेट करने के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। यह मुकेश अंबानी जी की कंपनी है और यह भारत की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाइड है, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल और भी बहुत कुछ। इतने बड़े पैमाने पर काम करने वाली कंपनी में रिस्क्स भी बहुत होते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च का फोकस अक्सर उन कंपनीज पर होता है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रीसेंट ईयर्स में बहुत तेजी से एक्सपेंशन किया है और इसके लिए उन्होंने काफी कर्जा भी लिया है। अगर हिंडनबर्ग रिसर्च को लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का कर्जा उनके बिजनेस मॉडल के लिए सही नहीं है, तो वो डेफिनेटली इस कंपनी को टारगेट कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर पहले भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज उठे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ऐसे इश्यूज को बहुत सीरियसली लेता है और अगर उन्हें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई कमी है, तो वो इस कंपनी को एक्सपोज करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत ही पावरफुल कंपनी है और उनके पास बेस्ट लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं। अब हम बात करते हैं वेदांता रिसोर्सेज की। यह अनिल अग्रवाल जी की कंपनी है और यह माइनिंग और मेटल सेक्टर में काम करती है। वेदांता रिसोर्सेज पर पहले भी पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने और मानवाधिकारों का हनन करने के आरोप लग चुके हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ऐसी कंपनीज को टारगेट करता है जिनके बिजनेस प्रैक्टिसेस एथिकली क्वेश्चनेबल होते हैं। वेदांता रिसोर्सेज के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंडनबर्ग रिसर्च इस कंपनी को अपनी रेडर पर रख सकता है। इसके अलावा वेदांता रिसोर्सेज पर भी बहुत ज्यादा कर्जा है। माइनिंग एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है और कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट से वेदांता रिसोर्सेज की फाइनेंशियल पोजीशन और भी ज्यादा कमजोर हो सकती है। हिंडनबर्ग रिसर्च इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर वेदांता रिसोर्सेज पर अटैक कर सकता है। वेदांता रिसोर्सेज के खिलाफ कई एनजीओज और एक्टिविस्ट ग्रुप्स भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब बारी है इंडिया बुल्स ग्रुप की। यह फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है और इन्होंने रीसेंट ईयर्स में बहुत तेजी से ग्रोथ किया है। लेकिन इस तेज ग्रोथ के साथ साथ इंडिया बुल्स ग्रुप पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कई सवाल भी उठे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च का एक खास फोकस होता है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पर। इंडिया बुल्स ग्रुप पर पहले भी अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज और फंड डाइवर्जन्स के आरोप लग चुके हैं। अगर हिंडनबर्ग रिसर्च को लगता है कि इंडिया बुल्स ग्रुप में कुछ गड़बड़ है, तो वो डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। इंडिया बुल्स ग्रुप का बिजनेस मॉडल काफी कॉम्प्लेक्स है और इसमें कई सब्सिडियरीज और जॉइंट वेंचर्स शामिल हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च इस कॉम्प्लेक्सिटी का फायदा उठाकर इंडिया बुल्स ग्रुप के बिजनेस प्रैक्टिसेस में लूपहोल्स ढूंढने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा इंडिया बुल्स ग्रुप का रियल एस्टेट सेक्टर से भी काफी एक्सपोजर है। चैप्टर 4। अब हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, लेकिन रीसेंट ईयर्स में उन पर भी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च का मानना है कि बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। आईसीआईसीआई बैंक पर पहले भी कुछ बड़े कॉर्पोरेट लोन्स को लेकर सवाल उठे हैं। अगर हिंडनबर्ग रिसर्च को लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक ने अपने लेंडिंग प्रैक्टिसेस में कोई गड़बड़ की है, तो वो इस बैंक को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक का एक्सपोजर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस को लेकर भी एक कंसर्न है। इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन और राइजिंग एनपीएस को देखते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च आईसीआईसीआई बैंक की एसेट क्वालिटी पर सवाल उठा सकता है। चैप्टर 5। दोस्तों,
अब बारी है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस की। यह कंपनी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक बड़ी प्लेयर है। जी एंटरटेनमेंट पर पहले भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज उठे हैं, खास तौर पर प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। हिंडनबर्ग रिसर्च ऐसी कंपनीज को टारगेट करता है जहां प्रोमोटर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट्स को नजरअंदाज किया जाता है। जी एंटरटेनमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च इस कंपनी को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकता है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट का डेट लेवल भी काफी हाई है। चैप्टर 6। अब हम बात करते हैं DLF लिमिटेड की। यह इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज में से एक है। DLF पर पहले भी लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज हुई हैं और साथ ही उनके प्रोजेक्ट्स में डिलेज और कॉस्ट ओवररन्स भी आम बात है। हिंडनबर्ग रिसर्च ऐसी कंपनीज को टारगेट करता है जिनका बिजनेस मॉडल अनसस्टेनेबल होता है और जिनके ऊपर लीगल और रेगुलेटरी रिस्क्स होते हैं। DLF का ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च इस कंपनी को अपनी रेडार पर रख सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर में स्लो डाउन और लिक्विडिटी क्रंच को देखते हुए DLF की फाइनेंशियल हेल्थ पर भी सवाल उठ सकते हैं। दोस्तों, अब बारी है येस बैंक की। यह बैंक कुछ साल पहले बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरी थी और RBI को इंटरवीन करके इस बैंक को कोलैप्स होने से बचाना पड़ा था। हालांकि येस बैंक ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को काफी हद तक इंप्रूव कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ कंसर्न्स बाकी हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ऐसी कंपनीज को टारगेट करता है जो पहले भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में इन्वॉल्व रही हैं। येस बैंक का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च इस बैंक पर अपनी नजर रख सकता है। चैप्टर 8। अब हम बात करते हैं एसएल ग्रुप की। यह कंपनी मीडिया, एंटरटेनमेंट, पैकेजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन जैसे डाइवर्स सेक्टर्स में काम करती है। एसएल ग्रुप पर बहुत ज्यादा कर्जा है और रिसेंट इयर्स में उन्होंने अपने कर्ज को कम करने के लिए अपनी कई एसेट्स बेची हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ऐसी कंपनीज को टारगेट करता है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होता है और जिनके बिजनेस मॉडल में कोई खास कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं होता है। एसएल ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च इस कंपनी को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकता है। एसएल ग्रुप का एक्सपोजर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर भी एक कंसर्न है। चैप्टर 9। दोस्तों, अब बारी है पतंजलि आयुर्वेद की। बाबा रामदेव जी की यह कंपनी FMCG सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, लेकिन इस तेज ग्रोथ के साथ साथ पतंजलि आयुर्वेद पर प्रोडक्ट क्वालिटी और एडवर्टाइजिंग क्लेम्स को लेकर कई सवाल भी उठे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ऐसी कंपनीज को टारगेट करता है जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग और अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करती हैं। पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ पहले भी कई कंप्लेंट्स दर्ज हो चुकी हैं और हिंडनबर्ग रिसर्च इन कंप्लेंट्स को बेसिस बनाकर पतंजलि आयुर्वेद पर अटैक कर सकता है। चैप्टर 10। अब हम बात करते हैं फ्यूचर ग्रुप की। यह कंपनी रिटेल सेक्टर की एक बड़ी प्लेयर है, लेकिन रीसेंट ईयर्स में वो बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। फ्यूचर ग्रुप पर बहुत ज्यादा कर्जा है और उन्होंने अपने कर्ज को कम करने के लिए अपनी कई एसेट्स बेच दी है। हिंडनबर्ग रिसर्च ऐसी कंपनीज को टारगेट करता है जो ऑलरेडी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में होती है। फ्यूचर ग्रुप का करंट सिचुएशन को देखते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च इस कंपनी को एक आसान टारगेट मान सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंडियन कंपनीज जो हिंडनबर्ग रिसर्च के निशाने पर हो सकती हैं। लेकिन यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक एनालिसिस है और हम यह नहीं कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च इन कंपनीज पर डेफिनेटली अटैक करेगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।